चेंज कर दो उसको। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छा आप लोग, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया था, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी में मैंने आपको सिखाया था कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन की हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करते हैं। तो आज फिर वहीं से आगे स्टार्ट लेते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। प्रूव दैट the triangle whose vertices are the points represented by the complex numbers Z1, Z2, Z3 on the organ plane is equilateral if and only if Z2 minus Z3 1/Z3 minus Z1 plus 1/Z1 minus Z2 equals to 0। ये क्वेश्चन है। तो एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं Z1, Z2, Z3। आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा इफ़ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन, है ना। इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब ये दोनों वेज में ट्रू है। इट मीन्स दैट कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और आर्गन प्लेन में किसी भी ट्राइंगल में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन 100% वो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके देखोगे तो वही एलसीएम लेके सॉल्व करो तो वही कंडीशन आ जाएगी डायरेक्टली, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन मैंने लास्ट टर्म में बताई थी। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो उसको वहाँ से भी इंश्योर कर सकते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया जिसके वर्टिसेस हैं Z1 Z2 Z3, है ना। ओके तो पहले मैंने सपोज कर लिया कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। लेट ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, और हमको भी कंडीशन प्रूफ करनी है। ट्राइंगल इक्विलेटरल है, हमको वो कंडीशन प्रूफ करनी है। ओके तो ट्राइंगल इक्विलेटरल तो हर साइड की लेंथ सेम रही होगी। सपोज mod of Z1 minus Z2 Z2 minus Z3, हर साइड की लेंथ को मैंने a सपोज कर लिया, हर साइड की लेंथ को मैंने स्मॉल a सपोज किया है। चलिए अब इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, है ना। नाउ Z2 माइनस Z3,
तो अगर मैं डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो आ जाएगा Z2 बार माइनस Z3 बार, नीचे आ जाएगा नंबर टाइम्स कंजुगेट दैट इज मॉड स्क्वायर, है ना। और ये क्या बन जाएगी ट्राइंगल की साइड लेंथ, तो दैट बिकम्स 1/a स्क्वायर Z2 बार माइनस Z3 बार। सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है 1/Z3 माइनस Z, इसमें वही ट्रीटमेंट किया, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे साइड का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा Z3 बार माइनस Z1 बार। एंड थर्ड टर्म की बात की जाए 1/Z1 माइनस Z2, ये आ जाएगा 1/a स्क्वायर Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है ना। तो तीनों टर्म को मैंने इंडिविजुअली निकाल लिया, अब आप खुद ही चेक कीजिए, एक साइक्लिक पैटर्न बन रहा है Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, है ना। तो अगर अपन अब इन तीनों को ऐड कर ले then what we get 1/Z2 minus Z3, Z3 minus Z1, Z1 minus Z2 equals to 0, ये आ गया रिजल्ट। यानी अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तब ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई हो रही है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो कंडीशन ट्रू है। अब कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे कि अगर ट्राइंगल में किसी भी रैंडम ट्राइंगल में ये कंडीशन ट्रू होती है तो 100% वो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, मतलब सफिशिएंट पार्ट है। तो नेसेसरी पार्ट हमने कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द सफिशिएंट पार्ट, मतलब ये कंडीशन सफिशिएंट है किसी आर्गन प्लेन में ट्राइंगल को इक्विलेटरल बोलने के लिए। तो सफिशिएंट पार्ट के लिए क्या करेंगे, हमने कंडीशन सपोज कर ली, गिवन है Z1 Z2 Z3 जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस इस रिलेशन से कनेक्टेड है, एंड वी हैव टू शो दैट द ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल इक्विलेटरल शो करना है यहाँ से। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं Z3 माइनस Z1 से मल्टीप्लाई कर दूँ हर टर्म में, तो इसके न्यूमरेटर में Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 Z3 माइनस Z1 अपॉन समथिंग लाइक दैट, ऐसी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है ना। इसको इसके साथ क्लब कर लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा Z3 माइनस Z1 प्लस Z2 माइनस Z3, तो Z3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z1 दिस इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2। ये कुछ इस तरह का सीन बन रहा है ना। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ रहा है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका मॉडुलस भी इक्वल होगा, उनका आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा। एंड वी टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, यानी इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो इन दो वेक्टर को डिफाइन करो, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट Z1 एंड Z2 टुवर्ड्स Z2 Z2 के डायरेक्शन में। Z2 माइनस Z3 कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट Z2 एंड Z3 टुवर्ड्स Z2। तो ये डायरेक्शन आ रही है, तो ये एंगल आ गया, है ना। Z1 माइनस Z3 यानी टुवर्ड्स Z1, ये Z1 माइनस Z2 मीन्स टुवर्ड्स Z1, ये तो इसमें ये एंगल आ रहा है। तो ये एंगल A है, ये एंगल B है। तो अगर इनके आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करें तो इट मीन दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B आ गया इक्वल, है ना। सिमिलरली अगर मैं Z2 माइनस Z3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ और आ जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। Z1 माइनस Z2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम ट्रीटमेंट जो यहाँ पर किया गया वहाँ से एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। Similarly we can show that angle B equal to angle C and angle C equals to angle A, and hence यहाँ से अपने को क्या रिजल्ट मिल जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, और तीनों एंगल इक्वल है, 100% ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। तो कंडीशन नेसेसरी भी है, सफिशिएंट भी है किसी भी ट्राइंगल को इक्विलेटरल बोलने के लिए।
नेक्स्ट, prove that the roots of the equation prove that the roots of the equation 1 upon z minus z1 plus 1 upon z minus z2 plus 1 upon z minus z3 equals to 0, where z1, z2, z3 are distinct complex numbers correspond to point on complex plane which lie inside the triangle with vertices z1, z2, z3 excluding its boundary. Excluding its boundaries. तो एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा गया इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकालने हैं. इक्वेशन है 1 upon z minus z1 plus 1 upon z minus z2 plus 1 upon z minus z3 equals to 0. मेंशन किया गया z1, z2, z3 के डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. तो अगर प्रूव करिए कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करेंगे उस ट्राइंगल के अंदर जिसके वर्टिसेस z1, z2, z3 है. यानी z1, z2, z3 को वर्टिसेस सपोज करते हुए अगर मैं एक ट्राइंगल फॉर्म करूँ तो उस ट्राइंगल के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे इस इक्वेशन के रूट्स, है ना. एक्सक्लूडिंग इट्स बाउंड्री, इंटीरियर का मतलब बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना, बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री में नहीं आएंगे, है ना, वो अंदर लाई करेंगे. चलिए, तो इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा. यहाँ पर भी सारे नंबर डिनोमिनेटर में लिखे हुए. इससे जस्ट पहले भी एक प्रॉब्लम की थी जिसमें नंबर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहे थे. तो स्टार्टिंग लाइन मेरी सेम रहेगी. गिवन इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, कंजुगेट से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, z बार माइनस z1 बार, नीचे नंबर टाइम्स कंजुगेट मॉड स्क्वायर, नीचे मॉड स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा. अच्छा, मॉड का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा. तो यहाँ पर मैंने को सपोज कर लिया मेरे को z निकालना है ना, तो मैंने लेट कर लिया, लेट 1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z1 स्क्वायर, इसको t1 कॉल किया. मॉड ऑफ z माइनस z2 स्क्वायर, इसको t2 कॉल किया. इसको t3 कॉल किया. एक को t1 बोला, एक को t2 बोला, एक को t3 बोला, है ना. ऑब्वियसली होता मॉड है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी, ठीक है ना. ठीक है, ओके. तो इस इक्वेशन का नया लुक क्या आ जाएगा, t1 टाइम्स z बार माइनस z1 बार
T2 टाइम जेड बार माइनस Z2 बार, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इनकेस जेड बार आपको यहाँ से निकालना होता तो जेड बार की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जेड बार नहीं, हमको तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, इसी पिक्चर का अगर कंजुगेट ले लें तो जेड बार वाला टर्म जेड में कन्वर्ट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो टेकिंग कंजुगेट, इसी का कंजुगेट ले लिया, T1 इंटू T1 रियल नंबर है, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। और अब आप यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस विल इम्प्लाइज जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 Z1 प्लस T2 Z2 प्लस T3 Z3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, ये सॉल्यूशन आ रहा है जेड का, है ना। अब ये कंफर्म करना है, ये जो वैल्यूज आ रही है ये उस ट्राइंगल के अंदर लाई करेंगे जिसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 है। तो वो कैसे श्योर करेंगे, देखिए ट्राइंगल बना लिया मैंने, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो सबसे पहले मैंने इसको फील करने के लिए, वैसे तो फील आ रही है यार, ये कुछ मीन सेंटर टाइप का दिख रहा है, ये वेटेड AM जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा फील लाने के लिए इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर, T1 Z1 प्लस T2 Z2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 से डिवाइड दे दिया और यहाँ पर T1 प्लस T2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 समथिंग लाइक दैट। अब सबसे पहले इसको फील करो यार, ये एक सेक्शन फॉर्मूले की फील आ रही है, यहाँ से Z1 और Z2 के जॉइंट को मैंने डिवाइड किया है इंटरनली इन द रेशियो, ये पॉइंट P ले लें और इसको हम डिवाइड करें T2 इस टू T1 के रेशियो में, ये T2 है, ये T1, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए तो देखिए वही आएगा T1 Z1 T2 Z2 अपॉन T1 प्लस T2। तो इस पॉइंट की सेक्शन फॉर्मूले से फिक्स क्या आएगी, T1 Z1 प्लस T2 Z2 अपॉन T1 प्लस T2, मिल गया क्या पॉइंट P, ये पॉइंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए। अब आप पिक्चर में केवल दो पॉइंट देख रहे हैं, एक तो C देख रहे हैं जिसके एफिक्स Z3 है और एक P पॉइंट देख रहे हैं जिसके एफिक्स ये है ना। अब फिर से देखिए इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कीजिए, तो दिस इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू Z3, Z3 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है T3 से, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है T1 प्लस T2 से, और नीचे क्या इन दोनों का सम आ रहा है। तो फिर से हमने इस पर एक पॉइंट पिक किया, देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है T1 प्लस T2 से, तो T1 प्लस T2 को ऊपर लिख दीजिए, है ना, और T3 नीचे लिख दीजिए। अब आप PQ में सेक्शन PC में सेक्शन फॉर्मूला लगाइए अबाउट Q, तो इस रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट वही आएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। तो Q का जो एफिक्स है वही आ जाएगा T1 Z1 प्लस T2 Z2 प्लस T3 Z3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। आ रही बात समझ में, तो ये केस आ जाएगा। अब एक इसमें के एक्स्ट्रा केस ये हो सकता था कि अगर इनमें से कोई एक वेरिएबल जीरो हो जाता है फिर दो वेरिएबल जीरो हो जाते हैं, तो फिर उस केस में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट Q हमने अंदर लिखा है, इस केस में तो Q अंदर ही लाई करेगा जिसमें T1 T2 T3 सारे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर है। हाँ अगर इनमें से कोई केस जीरो हो जाता है, जैसे T3 को अगर हम जीरो सपोज कर लें, T3 को जीरो सपोज कर लेंगे तो देखिए यही सीन बनेगा, ये बनेगा, और ये पॉइंट P, ये पॉइंट साइड पर लाई करने लगेगा, है ना। तो कोई भी अगर एक वेरिएबल हम जीरो ले लेंगे तो पॉइंट जो होगा T1 T2 T3 में से अगर एक भी टर्म हम जीरो ले लें तो यही जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये पॉइंट जो होगा ट्राइंगल के साइड पर आने लगेगा। और इन केस हम दो नंबर्स को जीरो ले लें, T1 T2 दोनों जीरो ले लिया, तो ये सीधा क्या बन जाएगा, T3 से T3 कैंसिल Z3 आ जाएगा, तब ये फिर एंगुलर पॉइंट बन जाएंगे।
तो कहने का मतलब है इसमें कैपेसिटी है, ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, ट्रायंगल की साइड पर भी लाई कर सकता है और एंगुलर पॉइंट भी बन सकता है। उसके लिए बस T1 T2 T3 पर रेस्ट्रिक्शन ये कि T1 T2 T3 में जीरो होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि T1 T2 T3 स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर है। शीट में एक क्वेश्चन है वहाँ पर ऐसा होगा, तो इसके थ्रू मैंने इस क्वेश्चन थ्रू आपको उसका भी मैसेज दे दिया है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग 2D में पढ़ते थे, दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन का स्लोप सेम होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर और स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। तो ऐसी करस्पॉन्डिंग कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी कोई कंडीशन होती है, नहीं होती है, और पैरेलल होने की कंडीशन है ना, तो वो कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक लाइन ये ले ली ए बी, इस एक्सट्रीमिटी के फिर से Z1, इसकी Z2, ए इसके ऊपर ले ली CD, ये Z3 है, ये Z4 है। अब जैसे ये दो लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो अगर हम इनके लॉन्ग वेक्टर्स डिफाइन कर ले, एक हमने BA वेक्टर डिफाइन कर लिया, एक DC वेक्टर डिफाइन कर लिया, तो अगर हम इस DC वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो इस वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन मैच कर जाएगी, लेकिन लेंथ इनकी रैंडम है, ये अलग लेंथ है, ये डिफरेंट लेंथ हो सकती है, तो उस केस में लेंथ को एडजस्ट करने के लिए मैंने बोला था यूनिट वेक्टर ले लें। इट मीन्स अगर मैं इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जनरेट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, तो इस यूनिट वेक्टर को 90 डिग्री एंटी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये कौन सा केस मैंने कंसीडर किया जिसमें AB इज परपेंडिकुलर टू CD। अब बस कंडीशन लानी है, तो मैं इसको जनरेट करना चाहता हूँ इस वेक्टर को, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग AB क्या आएगा, Z1 माइनस Z2, ये आएगा। किसकी हेल्प से जनरेट करना, DC की हेल्प से जनरेट करना, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग DC Z3 माइनस Z4 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z4, कितना रोटेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये भी बताया था मैंने, किसी वेक्टर में I से मल्टीप्लाई करना, 90 डिग्री मतलब e पावर I थीटा, e पावर I 5/8, और ये वैल्यू होती है I, तो I से मल्टीप्लाई कर दिया। इस स्टेप बिल्कुल माइंड में रखना है कि किसी भी वेक्टर में I से मल्टीप्लाई करना इक्विवेलेंट होता है उस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। नाउ अब यहाँ से लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, दिस इक्वल्स टू I टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, है ना। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, जैसे अगर मैं इसको कैपिटल Z बोलूँ तो Z इक्वल्स टू I इंटू मॉड Z, ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, ये नंबर कैसा हो गया, प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी हो तो Z प्लस Z बार की वैल्यू 0 होती है। Z अगर 2I है तो Z बार माइनस 2I होगा, तो उन दोनों का सम 0 होगा। तो कंडीशन होती है अगर Z प्योरली इमेजिनरी हो तो Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 0, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 प्लस इसका कंजुगेट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। आप तो बस ये कंडीशन भी याद रख सकते हैं
तो जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में लर्न करते थे ना, या दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर ये माइंड में रखना है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, है ना, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो उनके अलोंग वेक्टर्स का रेशियो प्योरली इमेजनरी होता है। अगर परपेंडिकुलर है तो रेशियो प्योरली इमेजनरी होता है। अब हम आगे की लाइंस में ये प्रूफ करके दिखाएंगे, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अलोंग वेक्टर्स का रेशियो प्योरली रियल, पैरेलल है तो प्योरली रियल, और परपेंडिकुलर है तो प्योरली इमेजनरी। तो हम सेकंड केस पर मूव कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये Z1 ले लिया, इसको Z2, Z3, इसको Z4, है ना। ये वाला केस ले लिया मैंने, AB इज पैरेलल टू CD, दो लाइंस पैरेलल हैं। तो अब यार पैरेलल है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लो और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लो, तो दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैच कर ही रही है। तो ये रोटेशन कंसेप्ट लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग BA Z1 माइनस Z2 इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग CD Z3 माइनस Z4 इंटू रोटेशन करना है E पर I थीटा, E पर I इंटू 0 वही बन जाएगा इंटू 1, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z अपॉन Z3 माइनस Z4 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, ठीक है ना। तो ये नंबर कैसा आ गया, ये नंबर इक्वल टू इसका मॉड Z इक्वल्स टू मॉड Z, इसका मतलब है दिस नंबर इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल, PR, दिस नंबर इज प्योरली रियल। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, Z प्योरली रियल है, तो Z इक्वल्स टू Z बार, Z अगर 5 है तो Z बार भी 5 होगा। तो प्योरली रियल वाली कंडीशन लगा सकते हैं, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इक्वल टू, इनको इक्वल कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, ये सीन आ रहा है Z इक्वल्स टू Z बार, ठीक है ना। मूव करते हैं आगे। ABC are the points representing the complex numbers representing the complex numbers Z1, Z2, Z3 respectively Z1, Z2, Z3 respectively, and the circumcenter of the triangle ABC circumcenter of the triangle ABC lies at the origin.
lies at the origin. If the altitudes of the triangle through the opposite vertices meet the circumcircle at DEF respectively, find the complex numbers corresponding to the points DEF in terms of Z1, Z2, Z3. ABC are the points representing the complex number Z1, Z2, Z3 respectively, and the circumcenter of the triangle ABC lies at the origin. ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसके वर्टिसेस Z1, Z2, Z3 हैं और उस ट्राइंगल का जो सर्कम है उसका सेंटर ऑरिजिन पर है. Altitudes of the triangle through the opposite vertex meet the circumcircle at D, E and F. ओके. तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट की एफेक्ट्स निकालनी है, समथिंग लाइक दैट. आप ऐसे समझें, ये ट्राइंगल है ABC, मैंने इसका सर्कल बना लिया. यहाँ से A से मैंने परपेंडिकुलर डाला है BC पर, और ये सर्कल को D पे इंटरसेक्ट करता है. क्वेश्चन में भी बोला गया अगर A की एफेक्ट Z1 है, B की Z2 है, C की Z3 है, तो D की एफेक्ट्स बताओ. क्योंकि अगर D की निकाल लिया तो सिमेट्री से E और F अपने आप आ जाएगा. तो मैंने सपोज कर लिया लेट D की एफेक्ट जो है वो W है, लेट कर लिया है. अच्छा, ट्राइंगल का जो सर्कल उसका सेंटर ऑरिजिन है, ये सेंटर हो गया इसका O. चलिए अब बात ये है W निकालेंगे कैसे. एक्सक्यूज मी. तो जस्ट अभी एक रिजल्ट पढ़ा था कि दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर्स का रेशियो कैसा होगा, प्योरली रियल. तो सिंस AD is perpendicular to BC, this implies वेक्टर्स का रेशियो प्योरली इमेजिनरी होगा. दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो रेशियो प्योरली इमेजिनरी. Z1 माइनस W स्केलर वेक्टर अपॉन एक स्केलर वेक्टर डिफाइन कर लीजिए और एक स्केलर वेक्टर डिफाइन कर लीजिए. Z2 माइनस Z3 इज प्योरली इमेजिनरी
ये कंडीशन पड़ी थी। और अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो दिस प्लस इसका कंजुगेट 0 होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि ट्राइंगल के ये जो सर्कम सर्कल है इसका सेंटर ऑरिजिन बोला गया है। इसका सर्कम सेंटर से आप पिक्चर को रिलेट करते हैं। तो इस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने लेट कर लिया। ये जो सर्कम सर्कल है इसका सेंटर ऑरिजिन रेडियस मैंने r सपोज कर ली। अच्छा, मॉड z इक्वल टू r ये मैंने सपोज कर लिया। और ये z1 z2 z3 सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। तो मॉड z स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर, यानी z बार हो जाएगा r स्क्वायर, यानी z बार की वैल्यू निकालें तो r स्क्वायर अपॉन z, है ना। तो ये जो z1 z2 z3 और ये w ये सारे पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी z1 बार की वैल्यू निकालेंगे तो r स्क्वायर बाई z1 आ जाएगा। z2 भी इस सर्कल पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, z2 बार आ जाएगा r स्क्वायर बाई z2। तो सारे ये जो कंजुगेट है मैं उस पिक्चर से डिफाइन कर सकता हूँ। z1 माइनस w अपॉन z2 माइनस z3 प्लस z1 बार इज व्हाट r स्क्वायर बाई z1, w बार इज व्हाट r स्क्वायर अपॉन w, r स्क्वायर अपॉन z2, ऐसा कुछ आ रहा है। ऊपर नीचे सारे स्क्वायर तो कैंसिल हो ही रहा है। w माइनस z1 ये ऊपर आएगा w माइनस z1, नीचे आएगा z3 माइनस z2 इनटू नीचे कैसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा z2 z3 अपॉन ऊपर का नीचे z1 इंटू w इक्वल टू 0। आई थिंक यार ये टर्म और ये टर्म दोनों मेरे को सेम ही दिख रहे हैं, बस ऊपर नीचे कॉमन लेना है, नॉट ए बिग डील। इसको मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। लेकिन ये क्वांटिटी तो 0 हो नहीं सकती कि w जो है वो z1 से डिफरेंट पॉइंट है। ट्राइंगल आपको राइट एंगल तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो ये डिफरेंट, ये नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो है तो इसको 0 होना पड़ेगा, और जब ये 0 होगा तो w की वैल्यू आई थिंक आएगी माइनस z2 z3 बाई z1। यानी a से जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो उसके फुट का कोऑर्डिनेट जो सर्कम सर्कल उसका फुट आता है, उसके लिए क्या करेंगे माइनस ऑफ दिस इंटू दिस बाई दिस, a से परपेंडिकुलर। जब b से परपेंडिकुलर डालेंगे तो माइनस z1 z3 बाई z2, और जब c से परपेंडिकुलर डालेंगे तो माइनस z1 z2 बाई z3। ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। मॉड ऑफ z माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू 10, है ना। फाइंड लोकस, ये पहला पार्ट है, फाइंड लोकस ऑफ z। तो आपने कोनिक पूरा पढ़ लिया, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। शीट में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ऐसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बना दिया, z माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 4 इक्वल टू 10। z एक मूविंग पॉइंट है और ये दोनों एक फिक्स पॉइंट है। -4 ले लिया, ये 4 ले लिया,
है ना, जेड एक मूविंग पॉइंट है, लेकिन जेड कैसे मूव कर रहा है, इसकी इन दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। तो पढ़ा होगा यार, अगर एक पॉइंट इस तरह से मूव करे जिसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट हो तो लोकस एलिप्स आता है, और अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो लोकस हाइपरबोला आता है। लेकिन ये लोकस हर केस में एलिप्स नहीं आता है, एक स्पेशल केस में एलिप्स आता है जब ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस के से ज़्यादा हो, तब एलिप्स आता है। तो यहाँ पर ये जो दो फिक्स पॉइंट गिवन, इनके बीच की डिस्टेंस है 8, है ना, और इनकी दोनों से डिस्टेंसेस का सम कितना है 10। तो ये डिस्टेंस जो है इस गैप से ज़्यादा है, तो लोकस 100% क्या आएगा, एलिप्स, है ना, इसके मूव करने से। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह समझाई गई होगी एलिप्स में। और ये जो सम होता है इसके लिए मेजर एक्सेस का रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लोकस ऑफ जेड इज एलिप्स, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये किसका रोल प्ले करते हैं, फोकस का, विद फोकाई। ये फोकस हो जाएगी, एंड मेजर एक्सेस ऑफ लेंथ, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होती है 10। तो मेजर एक्सेस की लेंथ 10 दे दी है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 8 दे दी है, तो 2AE इक्वल्स टू 8 और 2A इक्वल्स टू 10। तो पुट कर दीजिएगा, यहाँ से A आ जाएगा, E आ जाएगा, A और E आ गया तो फिर वो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन लगा, B भी निकाल लेंगे। तो कोई भी इसमें फर्दर कोई पार्ट पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, सपोज करो यार इसी क्वेश्चन में मैं ये दे दूँ मॉड ऑफ जेड माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए जेड मूविंग पॉइंट है, लेकिन अब की बार इस मूविंग पॉइंट के इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम 8 आ रहा है, डिस्टेंसेस का सम 8 आ रहा है, तो लोकस इस केस में क्या आएगा, एग्जैक्ट, और 8 एग्जैक्टली इन दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो इस केस में लोकस इलिप्स नहीं है। इलिप्स तब आता है जब ये डिस्टेंस ज़्यादा, यानी यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपनी तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस केस में आएगा लोकस इज अ लाइन सेगमेंट ये सब पढ़े होंगे केसेस आप, लिमिटिंग केसेस इलिप्स में भी। लोकस इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई, ठीक है ना। एक इन केस ऐसा कहीं पर दिख जाए, अगर ये डिस्टेंस इससे भी कम आ जाए, इन दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 8 है, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट अगर इससे भी कम आ जाए, तो फिर अपन बोलेंगे नो लोकस, यानी पूरे प्लेन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसकी इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम 8 आए, क्योंकि अगर ये पॉइंट बीच में लाई करेगा तो दिस प्लस दिस 8 आएगा, और राइट में लाई करेगा तो भी 8 से बड़ा होगा, लेफ्ट में लाई करेगा तो भी 8 से बड़ा होगा, ऊपर या नीचे होगा तो भी 8 से बड़ा होगा। यानी पूरे बोर्ड में मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिखता जहाँ पर जेड के इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम 8 से कम आ रहा हो, तो 8 से कम में कोई नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट 8 है तो लोकस एक लाइन सेगमेंट आएगा, और 8 से बड़ा होगा तो फिर एलिप्स बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा बोलूं मॉड ऑफ जेड माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3, वैसे मुझे लगता नहीं इसको बोलने की ज़रूरत थी, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। जैसे मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 3 बोलेंगे तब तो एक सर्कल है, लेकिन यहाँ पर क्या डबल इनइक्वालिटी आ रही है, तो इसका लोकस क्या आएगा, एक रिंग आएगी जिसका सेंटर होगा 1,0, 1,0 पर सेंटर्ड हम दो सर्कल बनाए, एक की रेडियस 1 ले ले, दूसरे की रेडियस 3 ले ले, है ना, ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 3 है, तो लोकस क्या आएगा, रिंग आ जाएगी, ये वाला रीजन आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली लोअर बाउंड्री में इक्वालिटी है और राइट हैंड साइड बाउंड्री में इक्वालिटी नहीं है,
तो it is the locus is a ring formed by two concentric circles having center 1,0 and radii 1 and 3 units. It includes the inner boundary but excludes the outer boundary. ये बाउंड्री इंक्लूड होगी, अंदर वाली बाउंड्री अलाउड है, बाहर वाली बाउंड्री अलाउड नहीं है. तो लैंग्वेज राइट योरसेल्फ, खुद लिख लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, कहीं पर यार इस तरह का कोई सीन दिख जाए, वैसे ज़्यादा दिखता तो नहीं है. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू पाई बाई 4. ये अंडरस्टूड है, जेड 0 नहीं है. ठीक है ना. तो ये भी एक रीजन आएगा, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सेस हो गई. यहाँ पे लाइट सोर्स रखी है, लाइट रिमूव करें इस डायरेक्शन में, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0. और इसके एक्सट्रीम पोजीशन के आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई बाई 4 इन वाई इक्वल्स टू एक्स रे. ये कौन से रे है? तो लोकस ये आ जाएगा, ये कंप्लीट रीजन, इन दो रे के बीच का जो बाउंडेड रीजन है, इसको वेज बोलते हैं. तो इसको लिख देता हूं मैं. Locus is the wedge defined by positive real axis and the part of the line y equal to x in the first quadrant it includes the boundary. तो दोनों जगह इक्वालिटी है तो दोनों बाउंड्री इंक्लूडेड होंगी. ये वाली बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये सोर्स पर ऑरिजिन इंक्लूड नहीं है क्योंकि आर्ग्यूमेंट जेड लिखा है, ऑरिजिन का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता. इट includes the boundary but not the origin. बाउंड्री इंक्लूड करेगा लेकिन origin को इंक्लूड नहीं करेगा. नेक्स्ट, मैं बोलूँ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 0. इसका लोकस बताइए. तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड को पुट कर दीजिए x प्लस आई वाई, तो जेड स्क्वायर क्या बनेगा? जेड स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i xy. इसका रियल पार्ट 0 से बड़ा है तो ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला पार्ट i हटा दे तो 2xy इसका इमेजिनरी पार्ट है. तो रियल पार्ट 0 से बड़ा होने का मीनिंग हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 से बड़ी है. या फिर मैं बोलूँ वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, है ना. इसका स्क्वायर रूट ले लें, मॉड वाई लेस देन मॉड एक्स, मॉड वाई लेस देन मॉड एक्स, ये रीजन आएगा. अब इस रीजन को डिस्प्ले करना हो तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, पहले y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा. आई थिंक सभी लोग फैमिलियर हैं. y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आ गया. अच्छा, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ नोन हो और y में मॉड लगाना हो, मैं बोलूँ मॉड y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो जब y में मॉड लगाते हैं तो ग्राफ का वो पार्ट डिलीट कर देते हैं जो एक्सेस के नीचे होता है और जो एक्सेस के ऊपर होता है उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं. ऐसा पढ़ा होगा आपने फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन में. तो नीचे तो कुछ था नहीं, ऊपर का रिफ्लेक्शन ले लिया. ये ग्राफ आ रहा है मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स का, है ना. तो ये हमें ग्राफ बनाना मॉड वाई लेस देन मॉड एक्स, यानी ये वाली हाइट जो इससे कम चाहिए, तो बीच वाला रीजन आ जाएगा, ये पूरा रीजन आ जाएगा. ठीक है ना.
नेक्स्ट अब कुछ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं. लेट Z1 Z2 Z3 let Z1 Z2 Z3 are the vertices of a triangle let Z1 Z2 Z3 are the vertices of a triangle with origin as the circumcenter with origin as the circumcenter if Z is the orthocenter Z is the orthocenter then Z equals to Z1 plus Z2 plus Z3. ये स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है ना. एक और पार्ट है इसका. इफ Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 are the vertices of a triangle if Z1 Z2 Z3 are the vertices of a triangle such that mod of Z1 minus 1 mod of Z1 minus 1 equals to mod of Z2 minus 1 equals to mod of Z3 minus 1 and Z1 plus Z2 plus Z3 equal to 3, then the triangle is an equilateral triangle. Then the triangle is an equilateral triangle. है ना. इसमें भी आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स. तो आई थिंक सोच लिया होगा पहला पार्ट. Z1 Z2 Z3 ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. ऑरिजिन इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है और Z उसका ऑर्थो सेंटर है. यानी ट्राइंगल का सरकम सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर पता है ना. सेंट्रॉइड तो हम जानते ही है. तो एक रिजल्ट पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, OGC are collinear and G divide the join of O and C in the ratio 1:2. ठीक है ना. O क्या होता है? सरकम सेंटर O. तो ये सेंट्रॉइड OGC की जगह H लिख दो यार, कंफ्यूजन होगा. H मीन्स वही ऑर्थो सेंटर हो गया. ठीक है ना. तो O सरकम सेंटर आपके पास क्या दे रखा है? ऑरिजिन. सेंट्रॉइड तो आप निकालना जानते ही है. सेंट्रॉइड ही आ जाएगा. और ऑर्थो सेंटर Z दे रखा है. H मीन्स वही ऑर्थो सेंटर. अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें G का कोऑर्डिनेट में निकाल रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूले से. Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Y3 क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू Z 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू Z अपॉन 1 प्लस 2. तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, Z आ गया. ठीक है ना. तो स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है.
नेक्स्ट Z1, Z2, Z3 are the vertices of a triangle such that mod of Z1 minus 1, mod of Z2 minus 1, mod of Z3 minus 1 इक्वल है। Z1, Z2, Z3 ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ये Z1 है ना, और इन तीनों पॉइंट की 1 से डिस्टेंस सेम है। ये एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट 1 है, fx 1 है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस सेम आ रही है। दिस यानी OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। और आप जानते हैं ट्राइंगल का ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। तो ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ से इमीडिएटली एक हिंट मेरे को मिल गई कि यानी इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, 1। सर्कम सेंटर की fx निकाले तो सर्कम सेंटर की fx 1 आ जाएगी, है ना। अच्छा, एक और रिजल्ट देगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 3 है, तो सेंट्रॉइड की अगर मैं fx निकालूँ तो सेंट्रॉइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, ये सेंट्रॉइड आ जाएगा। सेंट्रॉइड भी 1 आ रहा है ना। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसका सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों सेम आ रहा है। और आप जानते हैं ऐसा सिर्फ एक ही ट्राइंगल होता है जिसमें 2 सेंटर कंसाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड सारे कंसाइड कर जाते हैं, तो नो डाउट ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। If the area of the triangle formed by Z, IZ and Z plus IZ and Z plus IZ is 8, square units, then find mod Z। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस है Z, IZ और Z प्लस IZ, और उसका एरिया दे रखा है, mod Z निकालना है। तो एक तो बहुत ही बेसिक सा तरीका, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में भी ये क्वेश्चन को करा सकते थे जब हमने आपको मॉडल्स पढ़ाया था। आप Z को लेट कर ले x प्लस आई वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से IZ का भी आ जाएगा, Z प्लस IZ का भी आ जाएगा, तीनों पॉइंट आ जाएंगे। और डिटरमिनेंट वहाँ पे पढ़ रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको 8 कर दीजिए, वहाँ से सॉल्विंग से आ जाता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल आती है। तो पहले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब जब हमने रोटेशन पढ़ लिया है तो इसका एक एलिगेंट अप्रोच है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। कैसे? जैसे मैंने ये P पॉइंट ले लिया, इसकी fx z ले ली, यानी OP वेक्टर z है, तो IZ कौन सा वेक्टर होगा, यानी इस वेक्टर में मैं I से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने आपको बोला किसी भी वेक्टर में I से मल्टीप्लाई करना इक्विवेलेंट होता है उस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। तो ये वेक्टर z है, इसमें I से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेक्टर क्या बन गया, IZ, है ना। अब ये z है, ये IZ है, तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड सपोज करते हुए जो मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा उस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या हो जाएगा, z प्लस IZ, है ना। तो इन दोनों के हेल्प से मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन, ये पॉइंट
है ना, तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा z प्लस आई जेड, है ना। तो आपको किस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस क्या हो, जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड, यानी ये जो अनसैचुरेटेड ट्राइंगल है, ब्रोकन ट्राइंगल, इसका एरिया चाहिए, है ना। नॉट ए बिग डील, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये क्या, एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्यों, क्योंकि ये लेंथ, इसको पैरेललोग्राम क्या है, मैं तो स्क्वायर बोल सकता हूँ, बिकॉज स्क्वायर क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है और इसकी लेंथ कितनी, मॉड ऑफ आई जेड, जिसको मैं लिखूंगा मॉड आई इंटू मॉड जेड, आई का मॉडुलस 1 होता है, तो एडजेसेंट साइड की लेंथ सेम आ रही है और एंगल 90 है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर का जो डायगोनल है वो एरिया को बाइसेक्ट करता है, तो यानी जितना ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा उतना ही नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, मॉड जेड स्क्वायर, है ना। तो अपने को तो ट्राइंगल का एरिया चाहिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, 8 स्क्वायर यूनिट, तो मॉड जेड की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें